नमस्कार, स्वागत है आपका आरएसटीवी विशेष में। मैं हूं दीपक डोभाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सियासी दल आचार संहिता को ताक पर रखकर प्रचार में जुटे हुए हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये साबित होती है अब तक दर्ज हुई 132 एफआईआर से। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नेताओं को नोटिस, हिदायत और ज्यादा से ज्यादा चेतावनी देना ही चुनाव आयोग के दायरे में है? विशेष में आज इस पहलू पर होगी पड़ताल। साथ ही बात होगी सियासी दलों की बदलती चुनावी स्ट्रैटेजी की। देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल को अब कौन सा डर सता रहा है। और हमेशा की तरह बात होगी कुछ सीटों पर जनता के बुनियादी मसलों और सियासी तस्वीर की। तो आइए शुरू करते हैं आरएसटीवी विशेष, दिल्ली की जंग। तो दिल्ली में पिछले कई दिनों से हमने सियासी दलों को एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग में उलझा हुआ पाया। लेकिन चुनाव आयोग की नजर में इस दौरान नेताओं को चुनावी मर्यादाओं को ताक पर रखता हुआ पाया गया। आयोग के मुताबिक 26 जनवरी तक दिल्ली में आचार संहिता उल्लंघन के 132 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में शराब और हथियार भी जब्त किए गए हैं। और अब यही वजह है कि चुनाव आयोग ने नेताओं पर लगाम कसने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नेता चुनावी मर्यादाओं को लांघने पर आमादा हैं। एक दूसरे से आगे दिखने की होड़ में आचार संहिता को किस कदर नजरअंदाज किया जा रहा है, इसकी बानगी है चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक 132 एफआईआर दर्ज की गई है। खास बात यह है कि उल्लंघन करने वालों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा 58 एफआईआर दर्ज हैं। इसके बाद कांग्रेस के खिलाफ 28, जबकि बीजेपी के खिलाफ 27 मामले दर्ज हैं। सीईओ ऑफिस दिल्ली के मुताबिक 26 जनवरी तक दर्ज 132 एफआईआर में दूसरे राजनीतिक दल भी शामिल हैं। इनमें 11 बीएसपी, 1 आरजेडी, 1 आईएनएलडी, 1 अकाली दल और 5 अज्ञात शामिल हैं। आयोग के मुताबिक चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप में सीआरपीसी और डीपी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 17,370 लोगों के खिलाफ मामला बनाया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक अब तक 378 लाइसेंसधारी हथियार जमा कराए जा चुके हैं, जबकि 26 गैर लाइसेंसी हथियार और 1104 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। राजनीतिक दल सिर्फ आचार संहिता को ही ताक पर नहीं रख रहे हैं, बल्कि बेतरतीबी से सार्वजनिक और निजी इमारतों पर पोस्टर और होर्डिंग चस्पा करने की भी होड़ मची हुई है। आयोग के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों से अब तक 1686 होर्डिंग्स हटाए गए हैं, जबकि लोगों की निजी संपत्ति को बदरंग करने वाले 96 होर्डिंग्स को भी हटाया गया है। ऐसे मामलों में अलग से 124 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा मतदाताओं को लालच देने के लिए इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं। चुनाव आयोग ने साफ और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए अब रैली और रोड शो के अलावा नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर रखने की शुरुआत की है। नेताओं की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होगा। इसकी तस्दीक दिल्ली में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाल रहे अजय माकन ने बुधवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की। हमें जानकारी मिली है कि इलेक्शंस तक के इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हमारी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका भी एक नुमाइंदा रहेगा। जाहिर है, हाल ही में अपने बयानों से आचार संहिता ताक पर रखने पर आमादा नेताओं पर लगाम कसने के लिए चुनाव आयोग ने कदम कड़े किए हैं, जिसका संदेश साफ है। साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो चुनाव आयोग ने सख्त होने का मन बना लिया है। वैसे इससे पहले भी आयोग ने अरविंद केजरीवाल के केस में सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें हिदायत जारी की थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग की इन हिदायतों की सीमा क्या है और आचार संहिता के मामले में चुनाव आयोग आखिर किस हद तक कार्रवाई कर सकता है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मंगलवार को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कड़ी चेतावनी दी। आयोग ने कहा कि प्रचार के दौरान आगे से वो दूसरी पार्टी से पैसा लेने वाली टिप्पणी बंद करें। हालांकि आयोग को इसी बात के लिए उन्हें 2 बार नोटिस देना पड़ा। पहले नोटिस के बाद भी केजरीवाल अपने प्रचार के दौरान ये विवादित बयान देते रहे, लेकिन आयोग इस बार सख्त रवैया अख्तियार कर रहा है।
अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है तो वो उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल कर सकता है और एफआईआर में उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी चल सकता है। चुनाव आयोग के इन प्रावधानों के बावजूद आचार संहिता के उल्लंघन का मामला कई चुनावों में देखा गया है। दरअसल आचार संहिता के उल्लंघन के कई मामले कानूनी अपराध के दायरे में नहीं आते, लिहाजा उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी इसको लेकर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाते। आचार संहिता सभी राजनीतिक पार्टियों के परामर्श से बनी नियमावली है, जिसके उल्लंघन पर गंभीर दंड के प्रावधान नहीं है। Election Commission is definitely not toothless, particularly violation of Model Code of Conduct. There is a provision in the symbol order, that is election symbols reservation and allotment order. There in it has been in para 16A, it is very clearly mentioned that in case any political party or any candidate from any political party violates the Model Code of Conduct. आचार संहिता के उल्लंघन के बाद चुनाव आयोग की शक्ति का मामला कई बार चर्चा का विषय बना है। आयोग के अधिकारों के बारे में न सिर्फ संविधान की धारा 324 में बल्कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 और चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में भी विस्तार से लिखा गया है। इन कानूनों के दम पर आयोग अगर तय कर ले तो वो उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोक भी सकता है। अगर कोई वायलेशन हो, इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। जो प्राविधान है उसके अंतर्गत बहुत से 90% ऐसे हैं जिसमें कि क्रिमिनल केसेस अंडर आईपीसी फाइल हो सकते हैं। और तीसरा, ये इलेक्शन कमीशन ने सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत ये पावर ले रखी है कि हम आपका, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी इलेक्शंस के दौरान या जो हम आदेश देते हैं, तो हम आपके अगेंस्ट ये एक्शन ले सकते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में विवादित भाषणों के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और समाजवादी पार्टी के आजम खान को चुनावी सभा करने से आयोग ने रोक दिया था। इसके बावजूद जानकारों का मानना है कि चुनाव आयोग की शक्ति को अभी और बढ़ाने की जरूरत है। कोई प्रत्याशी या कोई राजनीतिक दल बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो चुनाव आयोग उस पार्टी का रिकॉग्नाइज्ड सिंबल को डी रिकॉग्नाइज कर सकता है। हालांकि इस ताकत का कभी उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि बार बार हो रहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को रोकने के लिए अब चुनाव आयोग को सख्ती दिखानी चाहिए। कैमरामैन कमलजीत के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। चलिए लौटते हैं दिल्ली के मैदान में। तो अपने तीखे तेवरों और बयानबाजियों से अब तक दूसरी पार्टियों के होश उड़ाने वाली आम आदमी पार्टी को अब खुद एक डर सता रहा है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि आने वाले वक्त में उनके और पार्टी के खिलाफ विरोधी फर्जी स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपने बयानों को लेकर रोजाना सुर्खियां बटोर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी पार्टी के खिलाफ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाने वाले हैं। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि मौजूदा चुनाव में उनको कमजोर करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे। इस मामले में उन्होंने विपक्ष के किसी बड़े नेता की तरफ इशारा किया। हमारे 6 कैंडिडेट्स के खिलाफ चुनाव के जस्ट कुछ दिन पहले एक फर्जी स्टिंग दिखाया गया और वो बाद में पता चला, 2 दिन बाद ही पता चला कि पूरा स्टिंग फर्जी था। अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ इसी तरह से कुछ फर्जी आरोप लगाने वाली हैं। हालांकि केजरीवाल ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने इस पर फौरन प्रतिक्रिया दे दी। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल का चिट्ठा जनता के सामने खुल चुका है। अब बचले का स्टिंग हुई और उनके पास ऐसा कौन चीज है जो छुपा हुआ है जिसका कोई स्टिंग करेगा। बहरहाल इससे हमारी पार्टी का कोई मतलब नहीं। बीजेपी ने ये भी कहा कि केजरीवाल जनता की बात करने से भाग रहे हैं और प्रचार में सिर्फ अपनी चर्चा कर रहे हैं। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच घोषणा पत्र का पहला हिस्सा जारी करने के बाद कांग्रेस अब एक ड्राफ्ट बिल लेकर सामने आई है। कांग्रेस के इस मसौदे में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए घर का वादा किया गया है। पार्टी का दावा है कि सत्ता में आने के साल भर के भीतर वो इस वादे को पूरा करके दिखाएगी। दक्षिणी दिल्ली में राहुल गांधी के रोड शो के बाद कांग्रेस अब पूरे जोर शोर से मतदाताओं को लुभाने में जुट गई है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए पार्टी हर परिवार को घर देने का वादा कर रही है। घर के अधिकार नाम से मसौदा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने कहा कि आवास पर उनके अधिकार को पार्टी सुनिश्चित करेगी। दिल्ली के अंदर
जितने भी स्लम में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में रहने वाले जितने भी परिवार हैं, हर परिवार को एक ड्वेलिंग यूनिट 25 स्क्वायर मीटर से लेके 40 स्क्वायर मीटर तक के उसको मिले, उसकी गारंटी सुनिश्चित करेगा। इस मसौदे में न सिर्फ गरीब आबादी को घर देने का वादा है, बल्कि महिला वोटरों को भी अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के मुताबिक झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए आवास और जमीन अधिकार विधेयक 2015 के तहत संपत्ति का अधिकार हर घर के महिला प्रमुख के नाम होगा। स्लम रीडेवलपमेंट फंड का कंसेप्ट डाला है और स्लम रीडेवलपमेंट फंड में पैसा कहां से, किन किन हेड से गवर्नमेंट डालेगी, वो भी इसके अंदर प्रावधान डाला है। पार्टिसिपेटिव प्लानिंग के तहत हमारे जो भी स्लम्स में रीडेवलपमेंट होगी, वहां की स्लम्स के अंदर जब रिहैबिलिटेशन होगी तो जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं उनसे कंसल्टेशन का प्रोसेस हम लोग वहां पर शुरू करेंगे। लीगल डॉक्यूमेंट होगा एंटाइटलमेंट का, वो विमेन हेड ऑफ द फैमिली को के नाम पे किया जाएगा। कांग्रेस ने इस मौके पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस लगातार दिल्ली के लिए ये दावा करती रही है कि जनता के सामने जो वायदे वो कर रही है उन्हें सत्ता में आने पर वो पूरा करेगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इधर बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में विरोधियों के तेवर देखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पार्टी के चुनाव प्रचारी को बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। अरुण जेटली की नजर में चुनाव सामग्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी तक है। पार्टी ने कई दूसरे केंद्रीय मंत्रियों को भी दिल्ली में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। पंत मार्ग पर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में अरुण जेटली की आमद बहुत कुछ बयां कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब बीजेपी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है, लिहाजा बीजेपी एक कदम आगे बढ़कर काम कर रही है। अरुण जेटली उम्मीदवारों के बारे में सीधा फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा पार्टी की चुनाव सामग्री के फाइनल ड्राफ्ट पर भी उनकी सहमति जरूरी है। जिन केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है वो भी अरुण जेटली को रिपोर्ट कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली की अलग अलग आबादी की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही बाकी केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि जो कार्यकर्ता की जहां पर ज्यादा उपयोगिता है उस कार्यकर्ता को उस बात का ध्यान रख करके और उसकी योजना हुई है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और संजीव बालियान को दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में जिम्मेदारी दी है, जबकि शहनवाज हुसैन को मटिया महल और बल्ली मारान की जिम्मेदारी दी गई है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मंत्रियों की जिम्मेदारी में लोगों को यह समझाना भी शामिल है कि केंद्र के साथ रहने में ही दिल्ली की भलाई है। जहाँ तक आप पार्टी की बात है, ये पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली का विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही संभव है और मोदी जी के द्वारा ही संभव है। आप पार्टी को देने का कोई मतलब और औचित्य नहीं है। पार्टी को उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव प्रचार से बीजेपी की जमीन मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 4 सभाओं से पार्टी की नैया पार लगाने के लिए जरूरी ताकत मिल जाएगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे दिल्ली की राजनीति में पैराशूट एंट्री के मायने क्या हैं। देखते रहिए विशेष। इस अंक में राज्यसभा की टीम आ पहुंची है भारत पाकिस्तान सरहद पर। रात को फायरिंग शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सिविलियन गांव को भी टारगेट करता है और हमारी बीओपी को भी टारगेट करता है। फिर मजबूरन हमको रिटेलिएट करना पड़ता है। अगर लड़ाई करनी हो तो सीधे तरीके से लड़ाई करें। बॉर्डर पे कोई नहीं रहना चाहता है। पिछले 6 महीने में 2 बार हमारे पास हैवी शेलिंग हुई है। क्या है भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट सरहद के शिकार में, बुधवार रात 10:30 बजे, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
आप देख रहे हैं विशेष, और विशेष में बात हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। किरण बेदी को अवसरवादी बताने वाले आम आदमी के पोस्टरों के खिलाफ विवाद बढ़ गया है। बीजेपी पूरे मसले पर केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपने शब्द को लेकर अड़ी हुई है। इधर कांग्रेस ने भी बीच में कूदते हुए विवाद को भुनाने की कोशिश की है। किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी के पोस्टर में अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने को लेकर केजरीवाल को कानूनी नोटिस तो दे दिया, लेकिन पार्टी अवसरवादी वाले बयान पर अब भी कायम है। पार्टी का आरोप है कि बेदी ने अपने पुरानी राजनीति से समझौता किया है। बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, वो कहती थी कि सिर्फ कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मोर्चा खोला जाना चाहिए, लेकिन अभी सामने आ रहा है कि वो क्यों नहीं आई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ पीछे से बैकडोर नेगोशिएशन उनका चलता रहा और वो सिर्फ एक बड़े औहदे और एक बड़े अफसर की तलाश में थी, जो उनको आखिरकार इस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। हम कहते हैं कि जो गलत के खिलाफ है वो सही है। उनका कहना है कि नहीं, हम गलत के खिलाफ नहीं है, हम जो कम गलत है उसके साथ खड़े हो सकते हैं। हमारे लिए ऐसे मानदंड नहीं, हमारे लिए जो गलत है वो गलत है, थोड़ा गलत और कम गलत कुछ नहीं होता। वो जिन मुद्दों के खिलाफ लड़ती रही है उनके खिलाफ आज समझौता कर रही है, इसलिए हम उनको अवसरवादी कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने अन्ना का इस्तेमाल किया, लिहाजा अवसर का इस्तेमाल अपनी राजनीति की खातिर उन्होंने किया है। किरण बेदी ने केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि केजरीवाल ने उनको अपने साथ शामिल करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी से खफा नहीं हुई। अगर वो सोचते थे कि मैं सॉफ्ट थी, तो फिर मुझे उन्होंने खुद ही सीएम की ऑफर क्यों की थी? मैं कहने पर कहना करती रही तो मैं काम कुछ नहीं कर सकूंगी। अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा यूज किया है अन्ना जी को यूज किया अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए और उनको फेंका है उठा के। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जनता से माफी मांगना चाहिए, और सबसे बड़ा अगर कोई अवसरवादी है तो वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी हैं। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी की भाषा और आरोप पर नाराजगी जाहिर की है। तो बड़ा आरोप भी गंभीर है किसी आदमी की शख्सियत के बारे में कि साहब वो किसी जिसके साथ काम कर रहा है उसको धोखा दे रहा है, तो ये धोखा शब्द तो जुड़ गया ना उनके नाम के साथ। दिल्ली चुनाव में जिस तरह तीनों पार्टियों ने अपने अपने चेहरे सामने कर दिए हैं, उसके चलते आरोप प्रत्यारोप पिछले कुछ दिनों से व्यक्ति केंद्रित होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यूं तो दिल्ली की राजनीति में पैराशूट एंट्री कोई नई बात नहीं रही है, लेकिन मौजूदा चुनाव में यह मुद्दा एक बार फिर उठ गया है। वैसे चुनावी इतिहास को देखें तो बीजेपी के लिए पैराशूट एंट्री कभी फायदेमंद नहीं रही। इतना ही नहीं, पहली बार मुख्यमंत्री पद के लिए बाहरी उम्मीदवार को प्रोजेक्ट करके उसे अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। कहते हैं दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता। पहाड़ों की बर्फ दिल्ली को ठिठुरा देती है, तो राजस्थान की लू से दिल्ली में पसीने छूटते हैं। ठीक मौसम की तरह ही दिल्ली में दूसरे प्रदेशों के सियासी चेहरे सूबे की राजनीति के केंद्र रहे हैं। बीते 2 दशकों में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने वाले साहिब सिंह वर्मा के कबूआत को छोड़ दें तो 1993 से अब तक मुख्यमंत्री बनने वाले सभी लोग दिल्ली की सियासत में बाहर से ही आए। इतना ही नहीं, इनमें से एक का भी जन्म दिल्ली में नहीं हुआ है। दिल्ली की सियासत में पैराशूट एंट्री का सबसे पहला प्रयोग बीजेपी ने किया। अक्टूबर 1998 ऐन चुनाव से पहले बीजेपी ने साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी। 1998 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने का पहला प्रयोग भी किया, लेकिन बीजेपी का यह दांव उल्टा पड़ा और पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन इसी साल दिल्ली की सियासत में एक और पैराशूट एंट्री हुई। कांग्रेस ने शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश से बुलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बागडोर सौंपी। शीला दीक्षित का आना कांग्रेस के लिए भाग्यशाली रहा और उनकी अगुवाई में पार्टी ने लगातार 3 चुनाव जीतकर सरकार बनाई। – 2013 के चुनाव में तो पैराशूट एंट्री की एक अलग ही वानगी दिखी, जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार की ही नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी नई राजनीतिक पार्टी की दिल्ली की सियासत में आमद हुई। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और एक बार फिर दिल्ली की बागडोर
ऐसे शख्स के हाथ में गई जिनका जन्म दिल्ली में नहीं हुआ। मौजूदा चुनाव में जब बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश किया तो पैराशूट एंट्री का मुद्दा चर्चाओं के केंद्र में आ गया। किरण बेदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जो हमारा निर्णय है, ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगा। बीजेपी के लिहाज से कृष्णानगर जैसी सीट पर किरण बेदी की उम्मीदवारी ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार की सेफ लैंडिंग का भी पूरा ख्याल रखा है। हालांकि उसका ये दांव कितना कारगर साबित होगा, ये नतीजे ही बताएंगे। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और अब बात सीटों की। पुरानी दिल्ली की मटिया महल विधानसभा सीट पर विकास बड़ा चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस ने यहां जेडीयू छोड़कर आए शोएब इकबाल को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने 2013 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे शकील अंजुम पर दांव लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी के एक नए चेहरे आसिम अहमद पर पार्टी ने दांव लगाया है। सकरी गलियां, खुदी हुई सड़कें और खंभों से लटकते तार, मटिया महल में ये मंजर आम है। ये इलाका विकास की रोशनी से अछूता है और लोग खासी दिक्कतों के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। आप बिजली के तार देखो, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे मिलेंगे नहीं आपको नई दिल्ली में कहीं भी। और सड़कों का हाल आपने देखा ही होगा, बिल्कुल क्या हो रही है, बिल्कुल एकदम। अब ये बच्चों स्कूल जाते हैं सुबह के टाइम, उस टाइम देखो कितनी परेशानी होती है। कोई सी भी सरकार बैठे, जनता का फायदा हित में हो, जनता का फायदा हो उसमें। हमें ये नहीं मालूम बीजेपी आए या कांग्रेस आए या क्या नाम है केजरीवाल की पार्टी आम आदमी आए, लेकिन फायदा जनता का होना चाहिए। मटिया महल से शोएब इकबाल 1993 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। शोएब इकबाल 2 बार जनता दल, 1 बार जेडीएस, 1 बार एलजेपी और पिछली बार जेडीयू के टिकट पर विधायक बने। हर बार उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवारों से हुआ। इस बार वो खुद कांग्रेस में हैं और पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। स्कूलों का और अस्पतालों का सिस्टम बेहतर था, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी को जो है इस वक्त जो है लोग जबरदस्त तरीके से वोट देंगे। अब जो ग्राफ दिल्ली से बढ़ना शुरू हो जाएगा इसका। शोएब इकबाल को बीजेपी उम्मीदवार शकील अंजुम से मजबूत चुनौती मिल रही है। शकील 2013 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और तब उन्हें 18,500 से ज्यादा वोट मिले थे। इधर आम आदमी पार्टी ने इस बार आसिम अहमद को मैदान में उतारा है। पूरा इलाका जर्जर हुआ है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। वो अपने बाहुबली हैं, वो अपने वोट ले आते हैं, जीत जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, कोई पब्लिक की तरफ नहीं। अब मेरा ख्वाब ये है कि मैं इस इलाके को, इसका नाम मटिया महल है, मेरी कोशिश ये है कि मैं इस इलाके को ताजमहल बना दूं। देखिए, हमारी प्राथमिकता पानी, बिजली, सड़कें, गलियां, सीवर और यहाँ जितने भी पुराने स्कूल हैं वो सारे आज बंद होने के कगार पे हैं। उन स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और क्योंकि ये इलाका तालीम ना होने की वजह से बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। शोएब इकबाल के सहारे कांग्रेस को इस सीट पर पहली बार जीत का यकीन है, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी को भी उम्मीद है इस बार स्थानीय जनता उनका साथ देगी। मुगलिया शानो शौकत के गवाह रहे पुरानी दिल्ली में योजनाएं बनी, उद्घाटन हुए, पर अमल नहीं हुआ। मटिया महल के बाशिंदों को आने वाली सरकार से इलाके के विकास की उम्मीद है। कैमरामैन नकुल के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव के दौरान हम विशेष में रोज दिखाएंगे दिल्ली की सियासी तस्वीर। फिलहाल आज विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।